हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के 2002 से लेके 2019 तक जेडब्ल्यू और नीट एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पार्टिकल Q is placed at a center O of a cube of slide L. Another equal charge Q is placed at a distance L from O. The electric flux from the face A, B, C, D is. दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो 2002 जेडब्ल्यू में पूछा गया था और कई बार जेडब्ल्यू में हमारे सामने गूगली टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में क्या वो गूगली है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपके पास दो चार्जेस है और एक चार्ज किसी क्यूब के अंदर है, एक चार्ज क्यूब के बाहर है और आपको बोला गया है इस क्यूब के किसी एक फेस, यहाँ पर एबीसीडी आपको मेंशन किया गया है, उसमें से कितना फ्लक्स बाहर आता है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस से बाहर आने वाला फ्लक्स उस सरफेस में जितना चार्ज इनक्लोज होता है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो फॉर्मूला को फॉलो करता है। मतलब इसके अंदर जो भी फ्लक्स है वो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो फॉर्मूला को फॉलो करेगा। हमारे पास जो चार ऑप्शन दिए गए हैं वो चार ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं करता है। तो यहाँ हमें याद रखना पड़ेगा कि जब चार ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन नहीं होगा तो हमें नन ऑप्शन को ऑप्ट करना पड़ेगा, यानी कि A, B, C, D ना होते हुए इसमें E आंसर यानी कि आपको पांचवा कॉलम आपको ऑप्ट करना होगा। और एक चीज अगर आपने अच्छे से नोटिस की है तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है Q डिवाइडेड बाय L, आप देख सकते हैं Q बाय L, ये किसी भी तरह से फ्लक्स का डायमेंशन तो नहीं बनाते हैं। तो सीधी बात है कि ये तीन ऑप्शन तो कभी आंसर नहीं हो सकते। और अगर किसी क्लोज बॉडी में अगर कोई चार्ज ट्रैप है तो उसमें से कुछ ना कुछ फ्लक्स तो बाहर आना ही है, तो डेफिनेटली ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये चारों ऑप्शन गलत ऑप्शन है। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा एक भी नहीं, नन। If a charge small q is placed at a center of a line joining two equal charges capital Q such that the system is in equilibrium, then the value of small q is। दोस्तों यहाँ पर फिर से हमें 2002 में पूछा गया क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमारे पास दो चार्जेस है और दोनों ही चार्जेस कुछ r डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो इसको हम Q और Q बोल देते हैं, इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं B, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। अब इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट हम एक और पॉइंट बनाते हैं C और यहाँ पर हम एक स्मॉल Q चार्ज कर देते हैं और इसके रखने पर भी टोटल सिस्टम जो है वो अभी भी इक्विलिब्रियम में है। तो हमें पता लगाना है कि ये स्मॉल Q का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है तो इसका मतलब हो गया कि नेट सम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑफ द चार्जेस जीरो। अब इस बात का हम ध्यान रखते हैं तो मान के चलिए अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, हम लोग सिर्फ A ही फाइंड करते हैं, तो A पे C पे रखा हुआ चार्ज भी फोर्स लगाता है और B वाला चार्ज भी फोर्स लगाता है। मतलब कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन A is KQ into Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर एंड दूसरा फोर्स हो गया ये, यानी कि K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय R/2। अब इसे क्यों R/2 लिया गया है, क्योंकि ये सेंटर पे है तो ये डिस्टेंस R/2 है, स्क्वायर ऑफ इट हो जाएगा। अब हमको पता है कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, हमें पहले ही बोलाया गया है कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग लिखेंगे कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑफ द चार्ज इज जीरो। तो इसका मतलब इस हिस्से को हम जीरो इक्वेट कर सकते हैं और ये हो जाएगा KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस K कैपिटल Q स्मॉल q बाय R स्क्वायर और डिवीजन में 2 का स्क्वायर बनेगा 4 जो हम ऊपर देख सकते हैं। अब हम इसको इक्वल टू की दूसरी तरफ ले लेते हैं तो हमारे पास कुछ इक्वेशन बन जाएगा 4K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। चलिए हम यहाँ से K और K को कैंसिल कर लेते हैं, Q स्क्वायर और Q को कैंसिल कर लेते हैं, R स्क्वायर और R स्क्वायर को कैंसिल कर लेते हैं और 4 को डिवीजन में भेज देते हैं। तो हमारा आंसर बन जाएगा स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस Q डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे सारे ऑप्शन में ऑप्शन डी सबसे अप्रोप्रिएट आंसर गिना जाएगा। Three charges minus Q1 plus Q2 and Q3 are placed as shown in the figure. The x component of force on Q1 is proportional to। यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो Q1 चार्ज है उसके ऊपर बाकी दो चार्जेस अगर फोर्स लगाते हैं
तो उसका रिजल्टेंट इम्पैक्ट क्या होगा। अब देखिए Q1 खुद नेगेटिव है और Q3 भी नेगेटिव है, मतलब कि दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इस वजह से जो भी रिजल्टेंट इम्पैक्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, मतलब कि Q1 को जो भी फोर्स लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। इसलिए मैं लिखता हूं फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट ड्यू टू द थर्ड, इट इज लाइक दिस। थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की वजह से ये भी थीटा बन जाएगा और F13 का कंपोनेंट अगर यहाँ पर y एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस पे गिरता है तो इसे हमें लिखना पड़ेगा F13 cos थीटा, और वही कंपोनेंट अगर x एक्सिस पे जाता है तो इसे हमें लिखना पड़ेगा F13 sin थीटा। चलिए एक कंपोनेंट तो हमें मिल गया। अब हम इंटरेक्शन बिटवीन Q1 एंड Q2 देखते हैं। अब देख सकते हैं Q1 नेगेटिव है और Q2 पॉजिटिव है, मतलब इन दोनों में अट्रैक्शन होगा और सीधी सी बात है Q1 जो है वो अट्रैक्ट होगा कुछ इस तरह से Q2 की तरफ, मतलब कि जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो कुछ ऐसे होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 एंड दैट इज अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि x एक्सिस पर जो भी फोर्स लगेंगे पर्टिकुलरली Q1 चार्ज के लिए वो फोर्स होंगे फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड दैट इज ऑन पॉजिटिव x एक्सिस प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड एंड इट्स साइन कंपोनेंट। अब देखते हैं कि इसके मैग्नीट्यूड क्या होंगे। तो ये हो सकता है कि Q1 Q2 divided by distance between these two that is b square plus ये हो जाएगा कि Q1 Q3 and sin theta divided by distance between these two charges that is a square। अब इन सब में से कुछ कॉमन निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। ये हो गया K Q1 दोनों में से कॉमन, हमारे पास बचेगा ब्रैकेट में Q2 by b square प्लस Q3 by a square sin theta। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि Fx is proportional to Q2 by b square plus Q3 by a square sin theta। अगर हम सारे ऑप्शन को ठीक से देखें तो हमारे लिए सबसे अप्रोप्रिएट आंसर गिना जाएगा। Four charges each equal to minus q are placed at a corner of a square and the charge small q is at the center. If the system is in equilibrium, then the value of small q is। ये क्वेश्चन 2004 JEE एग्जाम में पूछा गया था। ये बहुत आसान है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसे हमें ठीक से समझ ले के इसे सॉल्व करना आसान पड़ेगा हमारे लिए। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें यहाँ पर एक स्क्वायर बताया गया है और इसके हर एक वर्टेक्स पे जो है वो माइनस क्यू चार्ज है, ऐसा कुछ बोला गया है। हम सभी वर्टेक्स का नाम दे देते हैं A B C D और सभी के ऊपर माइनस क्यू चार्ज लगा देते हैं। और आपको बोला गया है कि इसके सेंटर में भी एक चार्ज है, सेंटर को हम O बोल देते हैं और यहाँ पर जो चार्ज है वो स्मॉल क्यू है। जब हम सेंटर में चार्ज क्यू लगाते हैं तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी चार्ज के ऊपर लगने वाला नेट जो फोर्स है वो जीरो बन जाता है। और सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम चार्ज जो बी पोजीशन पर है इस पर फोकस करते हैं और मान के चलते हैं कि यहाँ पर लगने वाला फोर्स जो है वो जीरो बन जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बी के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगते हैं। जैसे ए के ऊपर चार्ज जो है वो बी के ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगाता है और ये जो फोर्स होगा ये रिपल्सिव होगा, इसलिए इस पॉइंट पर कुछ ऐसा फोर्स लगेगा जिसे हम लोग कहेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए, कुछ इस तरह से। इसी तरह से एक तरह से बोल सकते हैं कि सी पर जो चार्ज है वो भी बी पर फोर्स लगाएगा और वो फोर्स कुछ इस तरह से जाएगा जिसे हम लोग लिख सकते हैं फोर्स एक्टिंग एट बी ड्यू टू चार्ज एट सी। और ये दोनों भी एक तरह से बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज है, यानी रिपल्सिव फोर्स लगेगा और यहाँ पर एक और फोर्स लग जाएगा जिसे हम कह सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू चार्ज एट बी, कुछ इस तरह से। यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी होगी कि ये सारे चार्जेस लाइक चार्जेस है, यानी ये रिपल करते हैं।
और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो कोई ना कोई ऐसे फोर्स होना चाहिए जो इन तीनों को बैलेंस करे। तो ये देखिए, ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, डेफिनेटली ये चार्ज इसे अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और इस वजह से ये बाकी के तीन फोर्स को नलीफाई कर रहा है। यानी हम कहेंगे फोर्स एक्टिंग एट बी ड्यू टू ओ, दिस फोर्स इज एबल टू बैलेंस रिमेनिंग फोर्सेस। अब हम देखते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बी क्या है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बी अगर आप देखेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बी दैट यू नो दैट इज जीरो, बट यहाँ पे कौन से फोर्सेस है ये हमें देखना है। तो जैसे एफ बी ए का एक कंपोनेंट हम इस लाइन पे ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमें एंगल ढूंढना पड़ेगा, ये जो एंगल है वो कितना है, डेफिनेटली एंगल 45 डिग्री होगा। क्यों 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये अगर 90 है तो डेफिनेटली ये 45 बनेगा, और अगर ये 45 है तो ये भी 45 बनेगा। तो इसका इसके ऊपर कंपोनेंट आ जाएगा, वो हो जाएगा एफ बी ए कॉस 45। सिमिलरली अगर ये 45 है तो ये भी 45 बनेगा, और हम इसको इसके ऊपर एक कंपोनेंट के फॉर्म में ले लेते हैं, तो वो भी एक तरह से बोल सकते हैं एफ बी सी कॉस 45 बन जाएगा। कुल मिला के इस लाइन के ऊपर तीन फोर्सेस हैं, जो हम इस तरफ है इसलिए इसे पॉजिटिव ले लेते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स को नेगेटिव लेंगे। मतलब कुल मिला के एफ बी पर कौन से फोर्सेस लगते हैं, हम कह सकते हैं एफ बी डी प्लस एफ बी सी cos 45 प्लस एफ बी ए cos 45। यहाँ पर आप जानते हैं जैसे कि नेट फोर्स ऑन बी इज जीरो, रीजन इज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब इस टर्म में ये वाले हिस्से को हम जीरो इक्वेट कर सकते हैं और फिर बाकी सारे वैल्यूज पुट आउट कर सकते हैं। जैसे एफ बी डी क्या होगा, बी और डी के बीच में लगने वाला फोर्स जिसका वैल्यू होगा कि क्यू इंटू क्यू, मतलब माइनस क्यू इंटू क्यू, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज √2 टाइम्स ए एंड स्क्वायर ऑफ इट, प्लस एफ बी सी, बी और सी के बीच में लगने वाला फोर्स ये हो जाएगा कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर टाइम्स cos 45 डिग्री दैट इज 1 by √2 प्लस एफ बी ए cos 45 डिग्री, मतलब ये भी हो जाएगा कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर टाइम्स 1 by √2। अब ये एफ बी ओ वो कहां से आया, वो हमें सोचना होगा। जो फोर्स ये तीनों फोर्स को बैलेंस कर रहा है, ये तीनों रिपेल कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, जबकि एफ बी ओ फोर्स इसे बांध के रख रहा है, इसलिए ये नेगेटिव है, क्योंकि ये तीनों को हम इस तरफ ले रहे हैं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एफ बी ओ की वैल्यू को हम नेगेटिव लेंगे। सो एफ बी ओ जिसका वैल्यू हो जाएगा, यह डिस्टेंस लेना पड़ेगा यहाँ पर, और इसका वैल्यू होगा √2 टाइम्स ए बाई 2, क्योंकि ओवरऑल ये है √2 ए, तो इसका आधा ये डिस्टेंस लिया जाएगा। मतलब यहाँ पर वैल्यू बनेगा कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय, एक तरह से बोल सकते हैं a by √2 डिवाइडेड बाय a by √2 एंड स्क्वायर ऑफ इट। चलिए हम उसी को सब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय a स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ √2 दैट इज 2। यहाँ पर k क्यू स्क्वायर सब में से कॉमन आता है तो इवन a स्क्वायर को भी कॉमन निकाल लें, तो इधर बन जाएगा 1 by √2 स्क्वायर, मतलब कि 1 by 2 प्लस k क्यू स्क्वायर बाई स्क्वायर कॉमन निकल चुका है, ये आ जाएगा 1 by √2 प्लस ये आ जाएगा 1 by √2 अगेन। यहाँ से आप k निकाल सकते हो, क्यू स्क्वायर और q निकाल सकते हो, a स्क्वायर और a निकाल सकते हो। अगर हम q को सब्जेक्ट बनाए और 2 को उस तरफ भेज दे तो ये बन जाएगा q by 2 प्लस 1 by 2 प्लस 2 by √2। ये वैल्यू सर्ड्स में है, हम चाहे तो इसे √2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये वैल्यू बनेगा q by 2 प्लस 1 by 2 प्लस 2 by √2 by 2 implies that q is equal to capital Q by 4 plus 1 plus 2√2। So हमारे सारे ऑप्शन में सबसे अप्रोप्रिएट आंसर B होगा। A charge particle small q is a shot towards another charge particle capital Q, which is fixed with an initial speed v. The particle small q reaches
up to the closest distance r before it repel back. What will be the closest distance approach if the particle small q was shot with a velocity of 2v? दोस्तों यहां पर जैसे हम जानते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल जिसका मैग्नीट्यूड कैपिटल Q है, इसके ऊपर एक स्मॉल q मैग्नीट्यूड के चार्ज पार्टिकल को फायर किया गया है। अब मान के चलिए कि ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो ये चार्ज जैसे ही इसके करीब जाएगा एक समय के बाद वो इससे रिपेल करने लगेगा और ये पार्टिकल यहाँ से वापस आने लगेगा। मतलब कि यहाँ पर इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो नॉन जीरो होगा, लेकिन इस जगह पर पहुंच के इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो बन जाएगा। और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये स्टेशनरी है तो इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो ही लेना पड़ेगा। मतलब कि सिस्टम में जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दोनों के बीच के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा के इज इक्वल टू यू। मतलब लिख सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर माइनस 0 दैट इज इक्वल टू k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय r। चलिए हम इसमें से r को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय m इंटू वी स्क्वायर, और ये डिवीजन का 2 ऊपर चला जाएगा। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, क्योंकि बाकी सब चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो केवल r और v के बीच का रिलेशन निकालना है। अब हमें चाहिए कि जब वेलोसिटी दुगना हो जाएगा तब क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर क्लोजेस्ट अप्रोच r डैश है, सेकेंड कंडीशन में जब वेलोसिटी दुगना है, तो हम लिख सकते हैं r डैश बाय r, बिकॉज थिंग्स आर to be known should kept in a denominator, a thing which need to find should kept in a numerator. So r dash by r, that is equal to 1 upon v dash square, and r is proportional to v square, that's why here it comes out to be v square like this. So ये हो जाएगा r dash by r is equal to v square divided by 2 times v n square of it. मतलब कि r dash by r that is equal to v square divided by 4 times v square, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, r dash is equal to r by 4. So इन चारों ऑप्शन में बी ऑप्शन सबसे एप्रोप्रिएट लिया जाएगा। A charged oil drop of mass 9.9 into 10 raised to minus 15 kg is suspended in a uniform electric field of 3 into 10 raised to 4 volt per meter. If G is equal to 10 meter per second square, then the charge on oil drop will be. दोस्तों मान के चलिए कि यहाँ पर हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप है, और डेफिनेटली अगर ऑयल ड्रॉप अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये नीचे गिर रहा होगा, लेकिन अगर उसी वक्त हमारे पास कोई सोर्स है जैसे नेगेटिवली चार्ज प्लेन शीट, तो ये इसको ऊपर फोर्स दे देगी, और इस वजह से चार्ज के ऊपर भी एक फोर्स लगेगा, और अगर ये फोर्स नीचे वाले फोर्स के जितना ही होगा मैग्नीट्यूड में, तो दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि नीचे की तरफ फोर्स अगर mg और ऊपर की तरफ का फोर्स अगर QE इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो ये बैलेंस कंडीशन में पहुंच जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में ये जो ड्रॉप है वो स्टेशनरी बन जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही सिचुएशन बनाए, हम बोल सकते हैं कि दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब कि QE इज इक्वल टू m इंटू जी। यहाँ पर हमें Q ढूंढना है, तो हम लिख सकते हैं m इंटू जी डिवाइडेड बाई E। चलिए m तो हमें दिया रखा है, क्या है वैल्यू m का, दैट इज 9.9 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 15। g का वैल्यू आप जानते हैं 10, वो भी दे रखा है, और e का वैल्यू है 3 इंटू 10 रेज़ टू 4। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 3.3।
10⁻⁻15, इसे 10⁻1 गिनेंगे मतलब 10⁻⁻14 और ये 4 है जो ऊपर जाने पर माइनस हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका क्यू का आंसर हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁻18 कूलम। अब हमारे सारे ऑप्शन में सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ए है। 2 point charges plus 8q and minus q are located at x is equal to 0 and x is equal to L respectively. Find the location of a point on a x-axis at which the net electric field due to 2 point charges is 0. दोस्तों इस प्रॉब्लम में हमें कुछ ऐसा बताया गया है कि हमारे पास दो चार्जेस है जिसे किसी डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है। ये ओरिजिन है, इसीलिए इसे x is equal to 0 कहेंगे और दूसरा चार्ज x is equal to L डिस्टेंस पर है। पहला चार्ज जो है वो +8q है और दूसरा चार्ज जो है वो -2q है। अब हमें पता लगाना है कि इस एक्सिस पर ये कौन सा पॉइंट होगा, कौन सी जगह होगी जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। दोस्तों एक चीज आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ चार्जेस दिए गए हैं और ये दोनों ही चार्जेस अगर लाइक चार्जेस है तो जो भी पॉइंट जिसे हम लोग कहेंगे पोजीशन वेयर नेट फोर्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, वो पोजीशन हमेशा इन बिटवीन आएगा। लेकिन अगर ये अनलाइक चार्जेस है तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट फोर्स होगा वो हमेशा बाहर की तरफ आएगा। इसमें भी ध्यान रखना है कि इन दोनों चार्जेस में से जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट उसके करीब करीब पास में ही होगा। यानी इस केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट मान के चलिए यहाँ पर कहीं पर है, तो इस पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ढूंढना है। इसे हम अगर पहले वाले पॉइंट को ये कहते हैं, इसे बी कहते हैं, तो ये पॉइंट हमारा सी हो जाएगा। तो इस सी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी सी पॉइंट का क्या डिस्टेंस है ये हमें ढूंढना है। अब मान के चलिए सी पॉइंट का डिस्टेंस पहले वाले पॉइंट से ए दूरी पर है, तो डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक का एल डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा ए माइनस एल। अब हमें यही पता लगाना है कि ये ए का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि नेट जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनता है वो पॉइंट ए से गिना जाएगा। चलिए आप जानते हैं कि भाई यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी बनेगा ड्यू टू ए, इसे हम लिख सकते हैं k q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस दैट इज a स्क्वायर, और ये जो भी बनेगा वो x एक्सिस पर है, इसीलिए हम लोग इसे i कैरेट लिखेंगे। और इसी तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट c ड्यू टू b, इसे भी हम कुछ ऐसे ही लिखेंगे कि q2 डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा a माइनस एल स्क्वायर, एंड अगेन ये भी i कैरेट लिखा जाएगा। अब आप जानते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट c is nothing but electric field at c due to a plus electric field at c due to b, कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। और जैसे आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट c that is equal to 0, यानी कि इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो वहां पर 0 बन रहा है। as electric field E at c is 0, इसका मतलब हो जाएगा 0 is equal to k, q1 की जगह पे हम वैल्यू डाल सकते हैं 8q by a square and I कैरेट प्लस k, q2 की जगह पे वैल्यू डाल सकते हैं -2q डिवाइडेड बाय a माइनस एल एन स्क्वायर एंड I कैरेट अगेन। इस वैल्यू को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाते हैं, हमारे पास बन जाएगा 2aq डिवाइडेड बाय a माइनस एल एन स्क्वायर ऑफ इट इज इक्वल टू k 8q by a स्क्वायर। ये पूरी टर्म x एक्सिस पर है, इसीलिए हम दोनों तरफ के i को इग्नोर करते हैं या दोनों तरफ के i को कैंसिल करते हैं। यहाँ पर से हम 2 और 8 को कैंसिल करके 4 लिख सकते हैं, k और k को पूरी तरह से कैंसिल कर सकते हैं और q और q को पूरी तरह से कैंसिल कर सकते हैं। एंड टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अब हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस एल इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, या फिर 2 डिवाइडेड बाई ए, मतलब कि ए इज इक्वल टू 2a माइनस 2, या फिर हम बोल सकते हैं कि आप देख सकते हैं, चलिए
जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई a माइनस एल इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई a, मतलब कि a इज इक्वल टू 2a माइनस 2l। चलिए 2l को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो ये बन जाएगा 2a माइनस a, मतलब कि a इज इक्वल टू 2l। तो हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा a।